सभी को जय हिंद। आज हम सभी लोग इतिहास के पन्नों को उलटकर उसे कुरेदने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कैसे भारत में राष्ट्रवाद उदय हुआ। पहले हम लोग एक ग्राफ में देखेंगे कि किन किन वर्षों में जो महत्वपूर्ण है क्या घटनाएं घटी, और इन घटनाओं के उपरांत फिर डिस्क्राइबिलिटी देखेंगे, अलग अलग करके देखेंगे कि कैसे क्या क्या घटनाएं ऐसी घटित हुई जो परिवर्तन ला दी, कैसे भारत ब्रिटिश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके बाहर आया और अपनी स्वतंत्रता की जो अलख जगाई वो कहाँ से आई। आपको याद होगा कि ब्रिटिश कंपनी सन 1631 दिसंबर को भारत में प्रतिस्थापित हो चुकी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने डिसीजन दिया कि पूर्व की ओर व्यापार करेंगे। ब्रिटिश की कई कंपनियां मिलकर एक ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करती हैं, और वो कंपनी जब भारत में मुगल बादशाह अकबर थे तो ऐसे समय में भारत में प्रस्थापित हुई, जिसका उद्देश्य सिर्फ पहले व्यापार करना था। लेकिन स्थितियां और परिस्थितियां बदलती गई और 150 वर्ष लगातार व्यापार करने के उपरांत तो भारत के प्रशासनिक स्थितियों में, सांस्कृतिक स्थितियों में, धार्मिक स्थितियों में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति को लाना शुरू कर दिया। यह हस्तक्षेप एक समय तक इतना बढ़ गया कि भारत के लोगों को खड़ा होना पड़ गया। और जब भारत के लोग खड़े हुए, ब्रिटिश शासन से मुक्ति लाने का प्रयास किए कि हमें ब्रिटिश का शासन अब नहीं चाहिए, ऐसी एक अवधारणा को लेते हुए अपनी मांगों को कि मेरा है ये, इन मांगों को लेकर के 10 मई की तारीख थी, दिन रविवार का था, वर्ष 1857 का था, जब मेरठ के बैरकपुर छावनी के मेरठ में 20वीं 90वीं के सदस्यों ने एक अलग जगाई। उससे पहले ध्यान देंगे तो मार्च 29 को मंगल पांडे जी जो 34वीं 90वीं के थे, उन्होंने सबसे पहला विरोध किया। अंततः उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फिर भी ये प्रयास जो भारतीयों के द्वारा पहला किया गया, और बड़े स्तर पे उसमें जन समुदाय ज़्यादा सम्मिलित नहीं हुआ, राजा लोग उसमें शामिल हुए, बड़े लोग शामिल हुए, फिर भी ये विफल रहा। लेकिन जब लोगों ने मांग की तो आगे जब रानी का घोषणा पत्र 1858 में आया, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद को एक दिन के लिए राजधानी बना करके वहाँ से घोषणा करता है, तो काफ़ी कुछ सुधारात्मक प्रवृत्तियाँ सामने आती हैं। लेकिन ऐसा सुधार नहीं हुआ जो भारतीयों की मांग थी। सुधार हुआ, लेकिन ऐसा सुधार नहीं जो भारतीयों की मांग थी। और भारतीयों की जो मांग थी उसमें भारतीयों की संख्या तो घटा दी गई। प्रवृत्तियां बदली, ब्रिटिश शासन की सोच बदली कि अगर इस तरह की स्थितियां रहेंगी तो आने वाले समय में भारत में अंग्रेज ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं। कंपनी के शासन को भारत से हटा दिया गया और स्टार्ट हुआ तब रानी का डायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष शासन। वैसे एक नया पद भारत सचिव का भी इसमें सृजन किया गया। चलती रही बातें, भारतीय लोग जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे थे, पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण कर चुके थे, वो लोग सामने आए। उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी जैसे बिपिन चंद्रा जी, बिपिन बिहारी जी सामने आए और उन लोगों ने आंदोलन को एक गति देने का प्रयास किया। चाहे वो बंगाल हो, तमिलनाडु का क्षेत्र हो या दक्षिण भारत बोल सकते हैं उस टाइम के लिए,
दक्षिण भारत का क्षेत्र हो या फिर आगे चल करके आप गुजरात का क्षेत्र हो, यूपी का क्षेत्र हो, बिहार का क्षेत्र हो, सभी जगह लोगों ने एक आंदोलन जैसी चीज़ों की प्रवृत्ति दी, अंग्रेजों से मांग करना शुरू किया। ब्रिटिश इसमें उलझना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि अगर हम इन छोटे छोटे मांगों को, अगर इन छोटे छोटे विरोध को ही झेलने में लग जाएंगे तो ऐसे समय में हम डेवलपमेंट अपने देश का नहीं कर सकते हैं, हम भारत में ही उलझ जाएंगे। तब भारत का एक सचिव जो पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का सदस्य था, रिटायर हो गया था, उस व्यक्ति के द्वारा 72 लोगों को मिलाकर, एक पक्षी वैज्ञानिक भी था वो एलेक्टिव एओह्यूम नामक व्यक्ति, 72 लोगों को मिला करके 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गुरु तेजपाल संस्कृत विद्यालय में एक संगठन की स्थापना करता है, एक संघ की स्थापना करता है जो इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। उन 72 लोगों का जो ये संघ बना, उनका कहना था अंग्रेजों का, ये जो समूह है इसके एक अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष बनेंगे और जब अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष बनेंगे तो उनके सामने भारत के लोग अपनी मांग रखेंगे, उस अध्यक्ष के द्वारा वो अंग्रेजों के पास जाएगा, अंग्रेज फिर उस पर विचार करेंगे। इस तरह की प्रवृत्ति एक गोल मोल करके भारत के राष्ट्रवाद को रोकने के लिए ऐसा किया गया। ये संगठन धीरे धीरे इतना मजबूत होने लगा कि अंग्रेज स्वयं जो इसके निर्माता बने हुए थे वो स्वयं इसका विरोध करने लगे। किसी ने कहा कांग्रेस का अंत जल्दी होगा, तो किसी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो एक महफिल के रूप में है जो 3 दिनों के लिए होती है। कुछ भारतीयों ने आगे चल के इसका विरोध किया, किसी ने कहा एक 3 दिन का तमाशा है, किसी ने कहा एक दुर्दशा का दिन होता है। कुछ अपने अपने विचार लोगों ने रखे। फिर भी कांग्रेस एक ऐसा संगठन सामने बनकर आया उस समय जो भारतीयों की मांग को अंग्रेजों तक ले गया। इसी अधिवेशन, प्रत्येक वर्ष इसका अधिवेशन हो रहा था। पहला अधिवेशन इसका बंबई में होता है, फिर कोलकाता में होता है, फिर मद्रास में होता है, धीरे धीरे इलाहाबाद में होता है। धीरे धीरे इसके अध्यक्ष भी प्रत्येक वर्ष बदलने लगे। मांगे बढ़ी, लोग इसमें बढ़े, इसके सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनना शुरू हो गए। ऐसे समय में 1870 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक आनंद मठ, जो 70 से 1882 तक लिखी गई, उसमें 1876 के आसपास बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम गीत लिखा और यही वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 ईस्वी में जब कांग्रेस के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी जी थे, ऐसे समय में कोलकाता में पहली बार गाया गया। अधिवेशन चल रहे हैं, कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय लोग अपनी मांग अंग्रेजों तक पहुंचा रहे हैं। उचितार्थ अंग्रेज उसका निवारण तो कर रहे हैं, लेकिन भारत में ही समाज 2 भागों में तीव्र गति से बंटने लगा। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कांग्रेस सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षक है, इस्लाम धर्म की रक्षक नहीं है। तो किसी ने ये कह दिया कि ये संगठन का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल जो भी रहा, सन 1901 ईस्वी में कोलकाता में पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए, जहां पर उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले जी से होती है। वही गोपाल कृष्ण गोखले भारत की दशा के बारे में उन्हें बताते हैं
वही गोखले इसीलिए भारत मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने गए। आगे 1906 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उस कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ। ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी उस समय इंग्लैंड में थे, इसलिए उनके नाम पर अध्यक्ष कौन माना जाएगा? दादा भाई नौरोजी जी माने जाएंगे। और उनके नाम पर अधिवेशन का जो कार्यक्रम संपन्न किया वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। ऐसे समय में आप ध्यान देंगे तो 1906 के पहले एक वर्ष आता 1905। भारत में एक ऐसा आंदोलन चलाया गया जिसे इतिहास में स्वदेशी आंदोलन के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। स्वदेशी आंदोलन क्या था? अपनी वस्तुएं स्वदेशी, अपना जो अपने यहाँ निर्मित हुई हैं उन वस्तुओं को ही अपनाया जाए। हमें ब्रिटेन को हराना है अगर, तो उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ना होगा। ये स्वयं आप ध्यान रखिएगा कि 1805 ईस्वी में जब इटली के क्षेत्र पर नेपोलियन बोनापार्ट ने अटैक किया था तो वो उन क्षेत्रों पर किया था, जिस समुद्रीय क्षेत्र पर जहां आपको याद होगा कि इंग्लैंड का जो क्षेत्र था, मतलब समुद्रीय क्षेत्र, इंग्लैंड व्यापार करता था इटली के क्षेत्रों से, मतलब जो उसका इटली उस समय एकीकृत तो था नहीं, तो इटली के क्षेत्रों पर जहां ब्रिटेन का अधिकार था उन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया था। आपको वो भी याद होगा कि 1798 में जब नेपोलियन ने मिस्र पर अटैक किया था तो वो भी इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को ही तोड़ने के लिए वहां पर अटैक किया था। प्रत्यक्ष युद्ध ना करके उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ देना चाह रहा था। भारत में जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ तो ऐसे समय में भी भारतीयों के द्वारा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया गया, ना कि प्रत्यक्ष युद्ध, क्योंकि हम प्रत्यक्ष युद्ध इंग्लैंड से नहीं कर सकते थे, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। ऐसे समय में इंग्लैंड में विचलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन हुआ क्यों? आपको याद होगा कि 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन ने डायरेक्ट नहीं किया, उसने प्रस्ताव भी भेजा था। तो 1903 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद ने कहा था कि प्रशासनिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन का विभाजन और बंगाल का विभाजन किया जाएगा। ये संसद में ब्रिटेन के 1903 में पास हो चुका था। भारत में विरोध हो रहा था, फिर भी 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया गया? बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इसके बाद उसी दिन से सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी आंदोलन किया गया। अंग्रेजों को बंगाल विभाजन से भी जब पेट नहीं भरा तो उन्होंने भारत के धर्म पर चोट करना, भारत के सांस्कृतिक चीज़ों पे चोट करना प्रारंभ कर दिया। भारत को तोड़ना चाहा। कैसे तोड़ा उन्होंने? 1906 ईस्वी में 30 दिसंबर की तारीख थी, उन्होंने भारत के एक वर्ग को, कौन सा वर्ग था? मुस्लिम वर्ग था। ढाका के नवाब सतीमुल्ला खां के नेतृत्व में और आगा खां के सहयोग से लॉर्ड मिंटो साहब ने निर्देश दिया, आशीर्वाद दिया कि हाँ, कांग्रेस के जिस प्रकार कांग्रेस की स्थापना हुई है उसी प्रकार मुस्लिम लीग की भी स्थापना होगी। तो ढाका में इसकी स्थापना की गई और सतीमुल्ला खां इसके संस्थापक बने। कभी कभी ऑप्शन में सतीमुल्ला खां नहीं रहता, आगा खां भी रहता है, तो ऐसे समय में आगा खां उत्तर सही करना है। सतीमुल्ला खां जो ढाका के नवाब थे और लॉर्ड मिंटो जिसने आशीर्वाद दिया, ऐसा कार्य हुआ। फिर आगे चल के अंग्रेज मुस्लिम वर्ग को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि भारत को अगर हम इस आधार पर बांट देंगे तो उनकी जनसंख्या, जो राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो टूटेगी, और जब टूटेगी तो उसका फायदा हम उठाएंगे। कहा जाता है ना, रोम की एक कहावत थी कि फूट डालो राज करो। फूट डाला गया राज करने के लिए और 1909 के अधिनियम के द्वारा
सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र में मुसलमानों को पहली बार वोट देने की बात की गई कि संप्रदाय के आधार पर बांट दिया गया। संप्रदाय क्या है? जाति धर्म का विशेष वर्ग के आधार पर किया गया निर्वाचित होना। एक ऐसे क्षेत्रों को बांट दिया गया जहां पर मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधि खड़ा होगा, मुस्लिम वर्ग के ही व्यक्ति उससे वोट देंगे। अब इससे समाज में क्या हो रहा था कि समाज का मुस्लिम वर्ग धीरे धीरे हिंदू वर्ग से मतलब कट गया, हिंदू वर्ग का मुस्लिम वर्ग से समाज में कटाव होने लगा। अंग्रेज सफल होने लगे तो ऐसे समय में भारत का राष्ट्रवाद और तीव्र होना शुरू हो गया और तब अंग्रेजों को लगा कि अब हमें कोलकाता से राजधानी हटा देनी चाहिए। रीज़न ये है कि यहाँ पर बराबर विरोध हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं और दंगे होने के कारण हम अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिमाग में घूमा और जब दिमाग में घूमा तो 1911 में ये घोषणा हो गई कि दिल्ली राजधानी की जाएगी। दिल्ली राजधानी करने की भी बात आ गई और उसी समय इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम, रानी मैरी साथ आई। उनके स्वागत में रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा जन गण मन अधिनायक कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में गाया गया और ऐसे समय में वो आगे चल करके 1912 में राजधानी बदल दी गई। घोषणा हुई 11 में, 12 में कोलकाता से राजधानी स्थानांतरित होकर दिल्ली बन गई। उधर भारत के क्रांतिकारी लोग, चाहे वो सैन फ्रांसिस्को स्थान हो अमेरिका में, चाहे कनाडा में हो, जर्मनी में हो, या फिर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में संगठनों की स्थापना करने लगे। उसी में लाला हरदयाल जो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की और गदर पार्टी को आगे बढ़ाया लाला साहब हरदयाल ने। इसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध 18 तक चला। इस बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित करके इंग्लैंड के शासन को अफ्रीका में नस्ताबूद करके भारत में 9 जनवरी को मोहनदास करमचंद गांधी जी 1915 में भारत आए। 1916 में उसने साबरमती आश्रम की स्थापना की और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्थापना के समय वो मदन मोहन मालवीय जी के बुलाने पर वहाँ भी पहुँचे। भारत में पहली जनसभा गांधी जी ने अपना 1916 बनारस में दिया। तत्पश्चात लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में हुआ और उस लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन हुआ कि आगे चल करके हम लोग ब्रिटिश शासन को क्या करेंगे, नस्ताबूद करेंगे भारत से। दूसरी बात 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में एनी बेसेंट और पुणे में महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। और 1916 में ही स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये भी बात तिलक जी ने कही। 1916 में ही कांग्रेस जो 2 पार्टी विभक्त हो गई थी 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में, उसमें प्रतिभाग किया, अर्थात गरम दल और नरम दल का भी मिलन हुआ। कब हुआ? 1916 में। इसका भी एक रीज़न था, लॉजिकल कारण था। 1916 में जनसभा हो गई। राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के थे, गांधी जी से मुलाकात होती है। गांधी जी से मिलने के बाद उन्होंने तिनकटिया पद्धति के बारे में, जो नील की खेती से संबंधित थी, चंपारण की समस्याओं को गांधी जी से अवगत कराया। गांधी जी राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गए और जाने के उपरांत उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं इस समस्या को सत्याग्रह हिंसा के बल पर ही समाप्त करूंगा। हुआ भी ऐसा। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन किया
और गांधी जी द्वारा जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था वो चंपारण आंदोलन, नील की खेती 3 कठिया पद्धति से संबंधित था। गांधी जी ने वहाँ की समस्या को सुलझा दिया। वहाँ पर उनकी मुलाकात कई महान विभूतियों से भी हुई जो आगे चल के आंदोलन में उनका साथ देते हैं। अनुग्रह हरि साहब भी थे उसमें, राजेंद्र प्रसाद जी थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। आगे चल के देखेंगे तो 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन जो गुजरात में है, खेड़ा किसान आंदोलन, चंपारण में भी किसान आंदोलन लेकिन चंपारण बिहार में था। खेड़ा किसान आंदोलन जो गुजरात में था 22 मार्च को प्रारंभ होता है, ये भी आंदोलन जून 1918 तक चलता है। लेकिन इसी बीच मार्च और जून के मध्य 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी चलता है, जहां पर गांधी जी ने अहमदाबाद ट्रेड यूनियन की भी स्थापना की थी और उस ट्रेड यूनियन के माध्यम से वहां की भी समस्याओं को उन्होंने सुधारा, समझा। तो गांधी जी के जो क्रमशः 3 सत्याग्रह आंदोलन है वो चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1917, 1918, 1918। मतलब चंपारण 1917, 1918 में खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। इसके बाद अंग्रेजों को ये सब बातें समझ में नहीं आई, उनके दिमाग से उड़ने लगा, तो उसने एक आदेश जारी कर दिया कि मैं तो राष्ट्रवाद को घटाना चाह रहा हूँ भारत में, कि लोग मेरे विरोध में खड़े ना हों, और आखिरकार ये विरोध में खड़े हो जा रहे हैं। तो ऐसे समय में उसने एक कानून जारी किया, रॉलेट एक्ट, जो मार्च 1919 में ब्रिटेन की संसद में पास हुआ और 6 अप्रैल 1919 को भारत में आ गया। और कहा गया कि रॉलेट एक्ट में ये चीज बताई गई कि नो दलील नो वकील, ओनली अंडर अरेस्ट। मतलब अब शक के आधार पर, सिर्फ शक के आधार पर ही भारतीयों को जेल में डाल दिया जाएगा। भारत में इसकी बड़ी आलोचना हुई कि अब तो ये स्थिति है कि मैं अपनी बात भी नहीं रख सकता हूं, मैं अपनी मांग भी नहीं कर सकता हूं। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे काला कानून की भी संज्ञा दे दी। 6 अप्रैल के कानून रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए। वैसे बैसाखी पूर्णिमा का दिन था, लोग मेला में इकट्ठा हुए थे, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि ये भारत में राष्ट्रवाद को और जोर पकड़ाने के लिए और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। लगभग 2000 लोग इकट्ठा हुए और ऐसे समय में स्थितियां बदल गई। और जब स्थितियां बदली तो वहाँ पर पंजाब के गवर्नर जनरल ओ डायर ने सेनापति जनरल डायर को आदेश दिया कि भीड़ हटाई जाए। जनरल डायर ने तत्काल आदेश दे दिया कि गोलियों से भून दिया जाए। बहुत से भारतीय मार दिए गए, बहुत से घायल हुए। वो आज इतिहास में आज भी वहाँ की भूमि लाल भूमि हो गई है, इतने खून बहे। लेकिन अंग्रेजों ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें सिर्फ 379 लोगों की मौत की बात की गई, जो एक दुखद था, दर्दनीय था। जनरल डायर को ब्रिटिश संसद ने तलवार भेंट की और उसे उच्च पदों पर नियुक्ति का आदेश दे दिया। भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड से लोग दुखी हुए, आहत हुए, और दूसरी तरफ ब्रिटेन की संसद जनरल डायर की वाह वाह कर रही है। गांधी जी से ये सब देखा नहीं गया और उसी समय उन्होंने ये आदेश दिया कि अब बस, अब बहुत, अब असहयोग होगा, अब अंग्रेजों का किसी प्रकार से सहयोग नहीं किया जाएगा। और हम अंग्रेज का सहयोग अगर नहीं करेंगे तो अंग्रेज अब कोई काम नहीं कर सकते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था टूटेगी, उनके लोग टूटेंगे और अंग्रेज भारत से अपने आप चले जाएंगे। और गांधी जी ने जो उस समय से पूर्व 1919 से ही गांधी जी शौकत अली और मोहम्मद अली जो दोनों व्यक्ति थे, भाई थे, उनके नेतृत्व में जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन को भी जोड़ने का प्रयास किया। 1 अगस्त की तारीख थी। हमारे महान विभूति लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस संसार को छोड़कर जा चुके थे उसी तारीख को, लेकिन पूर्व नियोजित था
1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। किसी कांग्रेस अधिवेशन में इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई थी। सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। गांधी जी ने पेश किया प्रस्ताव असहयोग आंदोलन का, लेकिन वो पास नहीं हो सका। बहुत से भारतीय जैसे CR दास अर्थात चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोगों ने उसका विरोध किया। फिर भी आंदोलन रुका नहीं, आंदोलन चल ही रहा था। और अंततः नागपुर कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1920 में जब हुआ तो उसमें स्वयं चित्तरंजन दास जी ने प्रस्ताव को पेश किया और वो प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव पास हुआ, आंदोलन अपनी तीव्र गति से था। गांधी जी ने नारा भी दे दिया, 1 वर्ष में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी अगर इस आंदोलन में कहीं हिंसा नहीं हुई। 1921 ईस्वी में ये आंदोलन अपने चरम पर था। 1922 ईस्वी में जब लग रहा था कि अंग्रेज त्रस्त हो रहे हैं, ऐसे समय में गांधी जी जो पूर्व में कह चुके थे अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में हिंसा होती है तो आंदोलन जिस भी स्थिति में रहेगा तत्काल बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आंदोलन किसी प्रकार का हिंसात्मक हुआ तो बहुत से भारतीय अंग्रेजों के द्वारा मार दिए जाएंगे। गांधी जी ने इसका अवलोकन अच्छे से किया था, क्योंकि वो अफ्रीका में भी देख चुके थे इन स्थितियों को। और ऐसे समय में 1922 में वो तारीख आखिरकार आ गई थी, 4 फरवरी, कहीं कहीं 5 फरवरी भी मिलता है। तो 4 फरवरी को 1922 को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश राज्य में जो गोरखपुर जिला है वहाँ पर चौरी चौरा नामक स्थान पे ये घटना घट गई। भगवान दास जो अनाज का दाम बढ़ गया था उसके विरोध में जुलूस निकाले थे, उन्हें कैद कर लिया गया। ऐसे समय में भारतीयों के द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया, जहां पर ब्रिटिश पुलिसकर्मी 22 जलकर मर गए। हिंसात्मक हो गया आंदोलन। और हिंसात्मक स्थिति में 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर गांधी जी के द्वारा बारदोली सम्मेलन बुलाया गया और एक घोषणा कर दी गई कि असहयोग आंदोलन समाप्त किया जाता है। गांधी जी का विरोध हुआ, लोगों ने यहाँ तक कह दिया गांधी युग समाप्त हो गया है, गांधी की राजनीति समाप्त हो गई है, गांधी विरुद्ध हो गए हैं। बहुत से आलोचक आए तो गांधी जी ने कहा ठीक है, वह आंदोलन आप लोग देखिए, मैं चलता हूँ रचनात्मक कार्यों की तरफ। फिर भी कांग्रेस ने उन्हें बहुत मनाने का प्रयास किया और जबरदस्ती बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन 1924 का उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। कुछ निर्णायक नहीं हुआ क्योंकि गांधी जी की स्वयं इच्छा नहीं थी और एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के गांधी जी बन गए। स्थितियां बदलती गई। सन 1923 में कांग्रेस से अलग होकर CR दास और मोतीलाल नेहरू, CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना कर दी। कांग्रेस से अलग हो गए। 1924 में एक नए दल का उदय हुआ, क्रांतिकारी दल का उदय हुआ, क्योंकि नरम पंथी विचारधारा सोच से भारत का कल्याण नहीं होने वाला था। और ऐसे समय में गरम दल क्रांतिकारी रूप में परिवर्तित होकर सामने आ गया। सचिन चंद्र सन्याल साहब के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन HRA, इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। कहाँ की गई? कानपुर में की गई, सचिन चंद्र सन्याल जी द्वारा। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनलाल ठाकुर, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद जैसे व्यक्तियों का उदय होना शुरू हुआ। इसके सदस्य बने। इसी संगठन के लोगों ने सन 1925 में 9 अगस्त के दिन काकोरी कांड, जो आजकल काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, को घटना को अंजाम दिया। उसमें आगे चल करके रोशनलाल ठाकुर, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी को अलग अलग स्थानों पर 1927 में पकड़कर फांसी दे दी गई।
ये आंदोलन इंडियन एसोसिएशन अपने आप में जो इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन बना था वो धीरे धीरे गति उसकी धीमी पड़ गई और तब उसमें एक नए भारत को देखने का जो स्वप्न देख रहा था व्यक्ति, 1907 में जन्मा व्यक्ति, 19 साल का बालक भगत सिंह 1926 में नौजवान सभा की स्थापना करता है। नौजवान सभा पार्टी 1926 में बनती है और यही पार्टी आगे चल करके 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में बन जाती है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी। अर्थात जो HRA थी, नौजवान सभा बनी, उन दोनों को मिला करके HSRA बना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद इसके मुख्य भूमिका में रहे और भगवान दास बोहरा भी रहे। भगवान दास बोहरा ने, जिन्होंने 1926 में एक पुस्तक लिखी है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब पुस्तक के लेखक भगवती चरण बोहरा साहब भी उसमें शामिल हुए। ये क्रांति हुई, आगे बढ़े लोग। 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का पहली बार विरोध हुआ। जब 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन इंग्लैंड की सरकार ने कर दिया तो जो 7 सदस्य, 7 अंग्रेज थे, भारतीय उसमें नहीं था। भारतीयों का सर्वेक्षण करना था, भारतीयों के बारे में जानना था और जो भारतीय ही उसमें नहीं थे तो इसलिए उसका भारतीयों ने विरोध किया। 8 नवंबर को गठित साइमन कमीशन 1927 में जब दिसंबर में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो ऐसे समय में उस कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। लेकिन साइमन कमीशन रुकने वाला नहीं था और आखिरकार साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। सोचने वाली बात है, इतने विरोध के बावजूद भी साइमन कमीशन आया, वो भी 2 बार आया। साइमन कमीशन भारत कितनी बार आया? 2 बार आया। और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1930 16 मई को दिया। तारीख अलग अलग जगह है, ध्यान रखिएगा। तो 1930 याद रखिएगा, 30 में किया। महान भारत के क्रांतिकारी 17 अक्टूबर को लाला लाजपत राय की लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध करते हुए स्कॉट, जो ब्रिटिश सेना का सेनापति था, उसके नेतृत्व में लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठियों की बरसात हुई। आखिरकार 17 अक्टूबर को, जब 1 महीने बाद 17 नवंबर को उन्होंने अपने प्राण को त्यागा तो उन्होंने मरते हुए कहा था कि आने वाले 20 साल के अंतर्गत ही मेरे शरीर पे पड़ी हुई लाठियों, एक एक लाठी ब्रिटिश शासन के लिए ताबूत बनकर सामने आएगी। मतलब ताबूत जो ब्रिटिश शासन की भारत में बनेगी, उसमें एक एक लाठी जितना आप लोगों ने मारा है वो कील के रूप में स्थापित होगी, ठोकने के काम आएगी। किसमें? ताबूत में। घटनाएं घटती गई। 1929 में असेंबली विधानसभा की चल रही थी और उसमें बटुकेश्वर दत्त और भाई साहब भगत सिंह ने आंसू गैस का प्रयोग करके एक बम फोड़ा था, ऐसा माना जाता है। और उन्होंने वहाँ पर खड़े ही रह गए। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ने के उपरांत उन पर मुकदमे चले, जेल में डाला गया और अंततः 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। बहुत सारे इसमें विरोध हैं कि गांधी ने उसे बचाया क्यों नहीं, गांधी ने ऐसा किया क्यों नहीं। तो गांधी ने किया कि नहीं किया, ये बात की बात मैं बताऊंगा, ये लंबा थोड़ा टॉपिक पड़ जाएगा। और दूसरी बात, 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ और उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसी में घोषणा हुई कि भारत अब प्रत्येक 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और भारत ने पहली बार अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को रावी नदी किनारे मनाया था, लाहौर में मनाया था। और ये भी आपको ध्यान रखना, जिसमें झंडा फहराने का नेतृत्व करने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1930 में और बहुत सारी घटनाएं घटी, जैसे 12 मार्च से यात्राएं शुरू हुई। दांडी मार्च यात्रा जो 5 अप्रैल की रात तक 24 दिन तक की यात्रा चली, लगभग कायदा 356 किलोमीटर की दूरी थी साबरमती के आश्रम से।
कहा भी गया साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के आश्रम से ये यात्रा प्रारंभ की गई और इस यात्रा के दौरान ये आपको ध्यान रखना होगा 78 लोग गांधी जी के साथ थे। नमक कानून, नमक टैक्स अंग्रेजों ने लगा दिया था बहुत अधिक, 4 पेंसिल कर दिया था, उसमें पेंसिल चल रहे थे, ये पेंसिल लिखने वाला नहीं, वो मुद्रा का नाम था पेंसिल, तो 4 पेंसिल बराबर कर दिया गया था, मतलब नमक को। और नमक पर अंग्रेजों का टैक्स लगा था। गांधी जी ने पहले अपनी मांग रखी, 12 सूत्रीय मांग, अंग्रेजों ने नहीं मानी तो उन्होंने 12 मार्च से आंदोलन शुरू कर दिया। जब आंदोलन शुरू कर दिया तो ऐसे समय में ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो 24 दिन की यात्रा 356 किलोमीटर की गई, तो दांडी में का नमक लिया और उसे बनाया। पूरे भारत में इसका प्रभाव पड़ा, अलग अलग स्थानों पर, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक। और गांधी जी ने पश्चिम भारत में भी इसका प्रभाव, जानते ही आप, दांडी वहीं है पश्चिम भारत में, तो पूरा पड़ा। अंग्रेज तब भी नहीं झुके, तो गांधी जी ने 6 अप्रैल से शुरुआत कर दी नमक तोड़ने के उपरांत सभी ने अवज्ञा आंदोलन की 1930 में। 31 में 4 मार्च तक ये आंदोलन चला। 5 मार्च को गांधी जी दिल्ली गए, जिसे दिल्ली समझौता कहते हैं, लॉर्ड इरविन समझौता कहते हैं, गांधी जी इरविन समझौता कहते हैं। 5 मार्च से लेकर 17 फरवरी से लेकर के, ध्यान रखना, 17 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक गांधी इरविन समझौता चला था। और इस बीच 5 मार्च 1931 पर उस पर हस्ताक्षर हुए। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राजपूताना जहाज से गए और जाने के उपरांत वहाँ पे उनकी बात को सुनी नहीं गई और फिर आके वो 1932 में शुरुआत कर देते हैं पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की। और उसी समय अंग्रेजों ने 1932 में सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी। हिंदू के अंदर भी हिंदुओं को बांटना शुरू कर दिया, अनुसूचित जातियों को अलग से क्षेत्र, जैसे 1909 में मुस्लिमों को दिया था, बांटने का प्रारंभ किया। गांधी जी ने उपवास किया 20 सितंबर से लेकर के 1932 ईस्वी तक ये उपवास रहा, 25 सितंबर की रात तक। और कहा जाता है कि 26 सितंबर, कहीं कहीं 25 सितंबर 1932 मिलता है और कहीं कहीं 26 सितंबर 1932 मिलता है। तो ऐसे समय में स्थितियां बदलती गई और अंत में पूना पैक्ट के नाम से गांधी अम्बेडकर के बीच समझौता होता है। बाकी चीज़ें बाद में कर